गए, प्रस्तावना के महत्व लिख गए, प्रस्तावना के सारी चीज लिख गए। अब वहां पे क्या आया कि प्रस्तावना का संशोधन प्रक्रिया बताइए, यह संशोधन। अब वहां पूछ रहा केवल संशोधन, और भाई साहब ने पूरा लिख दिया, और उसको कह हम तो पूरा लिख करके आए हैं। मार्क्स किस पे मिलेगा? खाली जो आपने संशोधन वाला कुछ लिखा होगा वहीं पर, और पता चला सबसे लास्ट में 3 लाइन खाली प्रस्तावना का संशोधन के बारे में लिखा। ये गलतियां आप लोग भी करते होंगे, निश्चित सी बात है। इससे बचिए। इससे बचने का तरीका क्या होता है? इससे अच्छा, कई बार क्या होता है कि भाई आपने मान लीजिए जनरली तैयार ही वही किया है। कई बार क्या होता है कि आपने तैयार ही वही किया, तो लिख के क्या होगे? जो तैयार होगा वही लिख के आओगे। लेकिन भाई इतनी तो आइडियोलॉजी और सेंस डेवलप करिए कि कम से कम शुरुआत के 3 लाइन आप उस डायमेंशन से लिख पाए जो इस डायमेंशन से पूछा गया हो। बीच में आप कुछ भी भर दीजिए, बीच में कर सकते हो आप थोड़ा सा ऐड, लेकिन शुरुआत आप वही उसी लाइन से करिए जिस लाइन से पूछा गया हो। कम से कम एग्जामिनर का माइंड सेट तो हो जाए। और आपने कहा शुरुआत पहले ये लिख जाए वो लिख जाए और बाद में हम बढ़िया वाला लिखेंगे, तो बाद तक वो पढ़वे नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में ही आपको समझ चुका हो कि आप कितने बहादुर हैं, आप कितने अच्छे राइटर हैं, और नीचे वाला पढ़वे नहीं करेगा। शुरुआत आप हमेशा अच्छे से करिए। लोग खत्म अच्छे से करते हैं, शुरुआत नहीं अच्छे से करते हैं, लेकिन शुरुआत आप अच्छे से करिए, तो कंक्लूजन दोबारा आप रिपीट कर सकते हो, बीच में आप कुछ मैटर आने सकते। तो कुछ टेक्निक्स हैं, यही एजुकेशनल डेवलपमेंट है। इसी बात को आपको काउंट करता है आपसे। चलिए, तो दूसरा टॉपिक हम शुरू कर रहे थे, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या है भाई, कोई बताएगा? व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? बताइए भाई, बैठ के बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जगह हम खड़े हैं। सर सोशल सिक्योरिटी में जैसे सर कि समाज में सब पीसफुली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। हाँ ठीक, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे। सर ये हमारे सरकार है, बाकी आप भी बताएंगे। समाज में सब पीसफुली एनवायरनमेंट बने रहे। और ठीक है ठीक है, हाँ बताइए। बस ये पीसफुली। और कोई बताए भाई, और कोई बताए? Provide our basic needs which is necessary for the welfare and development of the society. इसको थोड़ा सा और बात समझिए कि भाई सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है, और डेवलपमेंट में एक मेजर फैक्ट जो आता है जिसको आप व्यवधान समझते हो, वो व्यवधान क्या होता है? रिस्क। बताएं भाई, आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक होगा कि पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो रिस्क है। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जो है जोखिम। एक जोखिम है। अब जोखिम है तो हमें सबसे पहले जोखिम से पार पाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारा सारा दिमाग जोखिम में ही लगा रहता है। तो नॉर्मली मैंने देखा कि बहुत सारे आज की डेट में यूथ क्या करते हैं कि अपनी एक कैरियर को सिक्योर कर लेते हैं, एक ऐसी प्रोफेशनल या डिग्री ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं जिससे उनको पता हो कि हम सुरक्षित। आप भी उन लोगों में से एक हैं कि भाई अपने करियर अपना सुरक्षित करें। चलो भाई ठीक है, हमारे पास एक है कि हम कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करके अपना हम प्रोफेशनल लाइफ अपनी जी लें। तब आप यहां पर आ रहे हो कि नहीं, हमको जो है जुडिशियरी की तैयारी करनी है। ऐसे बहुत सारे डिवीजन में है लोग हैं भाई, बीए बीएससी भी काम करके लोग क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? क्यों लोग बीटेक करके तैयारी कर रहे हैं? उनको पहले से ही पता कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, लेकिन वो बीए नहीं करेंगे, वो आईआईटी करेंगे ताकि उनका एक बैकअप मजबूत रहे। जबकि उनको पता कि आईआईटी करने के बाद मुझे फिर यही हिस्ट्री पढ़नी है, फिर यही ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर यही इकोनॉमी पढ़नी है, लेकिन फिर भी वो नहीं शुरुआत से पढ़ते, क्योंकि उन्हें अपना एक बैकअप। तो इसीलिए तो जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है रिस्क। रिस्क से बचने के लिए
आम आदमी, समाज और सरकार यानी देश सभी प्रयास करते हैं कि लोगों को रिस्क से बचाया जाए। रिस्क कई क्षेत्रों को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के रिस्क है, दूसरा बेरोजगारी को लेकर के रिस्क है, और तीसरा जान की जोखिम को लेकर के रिस्क है। तीनों रिस्क तो है भाई। एक कोई महोदय ड्राइवर हैं, वो ट्रक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कार चलाते हैं भगवान को प्रणाम करते, ऐसा नहीं कि भगवान तुम प्रणाम करके जाओगे तो फिर कोई हो जाएगा, लेकिन एक अपनी सिक्योरिटी मान के चलते कि नहीं भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारे साथ है, तो उसको रिस्क लगता है तभी तो ना। तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं रिस्क लगता है। तो जो सामाजिक आर्थिक प्रगति करने वाला मानव है उसे भी रिस्क लगेगा। किसका किसका रिस्क लगेगा भाई? पहला रिस्क लगेगा हेल्थ का। बताएं, पहला रिस्क किसका लगेगा? हेल्थ का रिस्क लगेगा कि भाई स्वास्थ्य की समस्या इसको है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा लाइफ का। तीन आपके तरह से रिस्क फैक्टर हो गया आपके। स्वास्थ्य, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ, तीन पार्ट में आपका रिस्क हो गया। यानी कि पहला भाई स्वास्थ्य का आपका रिस्क हो जाएगा, बेरोजगारी का, और तीसरा जीवन का। अब इन तीन जो रिस्क फैक्टर हैं, इन तीनों से बचने के लिए आम आदमी प्रयास करता है, लोग प्रयास करते हैं कि भाई इससे हम कैसे बचें। इससे बचने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन लिखना होगा तो तीन का प्रयास आप हमेशा लिखिएगा। वैयक्तिक प्रयास, इंडिविजुअल एफर्ट। भाई कोई भी समस्या दूर करनी है, इंडिविजुअल एफर्ट क्या है भाई? नहीं, क्या मतलब है इसका रोल क्या है? पहला प्रयास तो आपको खुद करना चाहिए ना, कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। सरकार नहीं कुछ करती है, सरकार क्या करे भाई आपके घर? भाई मैं अक्सर देखता हूं कहीं पर एक आग लग गई, अब आग लगने के बाद आप फोन करोगे और फिर दमकल विभाग की गाड़ी वहां से चलेगी, तो आपको क्या लगता है वो 1850 किलोमीटर की स्पीड से चला देगा वो है? लेकिन अब चूंकि आपको तुरंत तत्काल की जरूरत है तो भाई आदमी आप कहोगे नहीं तो अरे अभी तक दमकल नहीं पहुंची। अखबार में निकलता है आग लगने के 30 मिनट बाद दमकल गाड़ी पहुंचेगी, तो आपको क्या लगता है भाई दमकल गाड़ी पहले खड़ी रहती वहां पर तब आग लगता है? भाई मुझे समझ में नहीं आता लोगों के कहने की बातें। हॉस्पिटल आप गए हो, आप चाहते हो डॉक्टर पहले उठ के हमको देख ले सरकारी अस्पताल में, क्या बाकी मरीज नहीं है? जिसको देख रहे हो तो मरीज नहीं भाई, उनको भी तो देखना। आपका क्रम पे आओगे तो आपके क्रम से आपको नहीं, हमारी बहुत सीरियस थी, तो कौन मरीज कह के हम सीरियस नहीं थे? तो नॉर्मली क्या है कि हमें देखो, सबसे पहला प्रयास यहां पर मैं बात करता हूं कि आपको अपना इंडिविजुअल एफर्ट करना। अगर सफल होना है तो इंडिविजुअल एफर्ट काम करिए। अगर आपने इंडिविजुअल एफर्ट सही किया तो बेहतर हो जाएगा, उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो पहला हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? संस्थागत प्रयास, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। तीन एफर्ट होते हैं, तो पहला इंडिविजुअल एफर्ट, वैयक्तिक प्रयास, दूसरा इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, संस्थागत प्रयास। आज के डेट में बहुत सारे एनजीओज, ट्रस्ट या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वो उनको काम करना चाहिए। और तीसरा होता है गवर्नमेंट एफर्ट, सरकारी प्रयास। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, सरकारी जो प्रयास होता है वो भी तीन प्रकार का होता है। सरकार का जो प्रयास होगा वो तीन प्रकार का होगा। देखना पड़ेगा कैसा प्रयास सरकार कर रही है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल,
पहला प्रयास क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप है। जब संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप है, तो वहां पर जब हम बात करेंगे तो संविधान के अनुरूप चल करके काम करना पड़ेगा। और यह देखा जाएगा कि जो समस्या आप बता रहे हो, जो चीज आप बता रहे हो, उसको दूर करने के लिए, उसके समाधान के लिए संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है। पहला तो आप यहीं से ढूंढोगे ना। आप चाहते हो कि हम दुर्बल वर्ग का कल्याण करें, एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन करें। मान लिया आप एक एनजीओ चलाते हो या आप कुछ भी करते हो या आप सोच रहे हो कुछ भी हो, हम सबसे पहले बात करेंगे कि एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो पहले ढूंढिए क्या संविधान में कहीं पर वीकर सेक्शन को डिफाइन किया गया है। बताइए क्या कहा गया, किसको वीकर सेक्शन बताया गया डीपीएसपी। बताइए कहां लिखा गया है। 46 आप बात करिए, आप 43 की भी तो बात करोगे वहीं पर है? क्या है? हाँ तो आखिर किसके लिए है? 39 में भी तो बात करोगे आप इसका ना। अब अल्टीमेट तो सबसे पहले ये सर्च करो कि वीकर सेक्शन किसको माना जा रहा है, कमजोर वर्ग किसको माना जा रहा है। अब आपने एक लिया ना आर्थिक पक्ष, दूसरा क्या होगा सामाजिक पक्ष, तीसरा क्या होगा राजनैतिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। किसके किसके एस्पेक्ट से वीकर सेक्शन की आप बात करोगे। ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन आर्थिक तौर पे आया, लेकिन एससी जो वीकर सेक्शन है वो इकोनॉमिक तौर पे नहीं आ रहा, किसके तौर पे आ रहा, सोशल। फीमेल्स को वीक आपका जो है डेवलपमेंट की बात की जा रही है, किसके आधार पर बात की जा रही है, सोशल से। तो मतलब यहां पर यह है कि पहले तो आप सबसे पहले तो आप सर्च करिएगा, आपका पूरा दिमाग घूम जाना चाहिए कि हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट की बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट में वहां क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। अब अगर मान लीजिए किसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, तो दूसरा देखिए एक्ट, स्टैट्यूटरी एक्ट है या नहीं है, इस पे कोई एक्ट बनाया गया कि नहीं बनाया, कि सरकार ने कोई कानून बना के ऐसा नियम निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, तो दूसरा प्रोविजन हो। अगर यहां पर भी कोई प्रोविजन नहीं है, तब तीसरा देखेंगे स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। आप यकीन मानिए आपका आंसर राइटिंग का पूरा तरीका बदल जाएगा अगर आपने इस तरीके से लिखना शुरू किया। तो सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं हर एक पे आपको कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कोई एक्ट मिलेगा। ऐसा है कि नहीं है? भारत का संविधान और तुलसीदास जी का रामचरितमानस, किसी के बारे में कुछ भी ढूंढो जरूर मिलेगा। तुलसीदास जी ने बर्तन मांजने के बारे में लिख गए हैं, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है। बर्तन मांजने के बारे में भी उन्होंने चौपाई लिखा है कि बर्तन कैसे मांजना चाहिए। मैं चौपाई भी बता दे रहा हूं, आधी चौपाई सुना दे रहा हूं। माजहि मलखी अरुद होवे, कि बर्तन जिससे मांजिए उसको धुल करके रखिए। तो बताइए, अब तुलसीदास जी हैं, बर्तन मांजने पर भी लिख गए हैं। आगे से बर्तन भी अच्छा रहेगा। तो मतलब यहां पर ये आता है कि आप भारतीय संविधान में जब आप सर्च करोगे तो हर एक एंगल पर कुछ न कुछ बातें आपको मिलेंगी। तो जिसके भी डेवलपमेंट पे आप जाइए तो वहां पहले ढूंढिए कि भाई भारतीय संविधान क्या कहता है, फिर देखिए भारत में जो दिए गए एक्ट क्या कहते हैं, फिर देखिए भारत सरकार या राज्य सरकारों के कार्यक्रम, योजनाएं और स्कीम्स, नीतियां क्या कहती हैं। यानी आप डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट होकर के आप अपना आंसर लिखिए, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सपोर्ट के मत लिखिए। फिर मटेरियल तौर पे आप कुछ भी लिख जाइए, जो हमारा मन करेगा हम वही लिखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम जो प्रॉब्लम है, रिस्क है, उस पर आते हैं स्वास्थ्य का रिस्क। अब स्वास्थ्य के रिस्क के लिए हम आप भी प्रयास कर रहे हैं, संस्थागत भी प्रयास हो रहा है और सरकार के तौर पे भी प्रयास हो रहा है।
इंडिविजुअल एफर्ट, पहला है आपका इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल एफर्ट क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। कोई चाहता है ऐसा कि हम बीमार हों? क्या हम चाहते थे कि अगले पिछले हफ्ते कि हम मोटरसाइकिल लेके वहीं जाएंगे जहां पतंग का मंझा आ जाएगा? ये हम चाहते तो नहीं थे ना, हम तो पढ़ाने निकले थे, हम तो यहां पढ़ाने आते, अब बीच में आ गया। तो पहली बात तो यह है कि आपको ऐसा सोचना है कि ऐसा करना है कि आपके साथ समस्या ना आए, आपके साथ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दूसरा, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसका रेमेडीज क्या है, उसकी रेमेडीज आप इंडिविजुअल लेवल पे आप ले लीजिए। पहले तो आप एफर्ट करिए, तो आप वहां पर उसको एफर्ट कर लीजिए, दूर कर लीजिए। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तब तो आप अस्पताल जाते हो। भाई आज के डेट में ह्यूमन बीइंग क्या है, बुखार हुआ पैरासीटामॉल खाया, नहीं उतर रहा तो कहीं कि नींबू पैरा खा लो, फिर 2 दिन नींबू पैरा खा के गुजारा, तब भी नहीं उतर, तब तक कहीं कि कोई आ गया, कहीं देखो भाई डोलो खा लो, तो इनका मन डोलने लगा तो डोलो खा लिए। अब डोलो खा के भी नहीं उतर, कहीं किसी ने कहा एंटीबायोटिक लगा दो, इसके साथ खत्म ही हो जाएगा, तो भाई साहब एंटीबायोटिक भी लगा दिए। अब उसके बाद जब मेरे कहना नहीं, अब तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, तब तक पता चला कि टाइफाइड पूरी तरह से अपनी तरह से मैच्योर हो चुका। तो बीमारी तो हम बढ़ा के जाते हैं, लेकिन नहीं होता, तरीका यही है, सही तरीका वास्तव में यही है कि ऐसा नहीं कि आपको जरा सा कुछ तबियत खराब लगा तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं पॉसिबल होता, चाहे कोई भी हो। तो मतलब क्या हो रहा है कि हेल्थ पे आप यहां पर देखिए उसी लेवल पे प्रॉब्लम, इंडिविजुअल एफर्ट, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट और ग्रुप एफर्ट। तो पहला बात तो आपका इंडिविजुअल एफर्ट है कि हम क्या करें, हम स्वस्थ रहेंगे के प्रयास करेंगे, और ऐसा कुछ करेंगे कि हम अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे। दिस इज आवर इंडिविजुअल एफर्ट। अब इंस्टीट्यूशनल एफर्ट क्या है भाई, बहुत सारी संस्थाएं भी स्वास्थ्य को लेकर के सजग है, और चाहे आप कहिए कि CSR के तौर पे, चाहे आप कहिए कि किसी और तौर पे, वो क्या कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन चला रही हैं। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर जो मुंबई में है, हर साल कम से कम मेरे हिसाब से 50,000 लोगों की जिंदगियां ऐसी बचाता है जो हर जगह से निराश हो चुके। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, ऐसा है कि नहीं है? किसका एफर्ट चल रहा? टाटा कंपनी के एफर्ट से चल रहा। ऐसे एक संस्था का मैंने केवल नाम लिया, ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसी के दिन चल रहा है आपका ये। तो स्वास्थ्य पर बहुत सारी एनजीओज भी अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां भी अच्छा काम कर रही हैं। तो सोशल सेक्टर की बात यहां पर होगी। अब तीसरे नंबर पर आता है कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है। तो भाई हॉस्पिटल्स रन कर रही है, हर तरह की फैसिलिटीज दे रही है, मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, और सारी चीजें कर रही है। इसके अलावा क्या कर रही है, आयुष्मान भारत, कि भाई अगर आपको सरकारी अस्पताल में रह करके इलाज नहीं हो पा रहा तो आप प्राइवेट अस्पताल ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है अपना इलाज करवा लीजिए। पहले 2.5 लाख तक का था, आज 5 लाख तक का हो गया। तो आयुष्मान भारत की योजना हो गई। दिल्ली सरकार को ले लीजिए, अपनी योजना चला रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार को ले लीजिए, अपनी योजना चला रही है। राजस्थान सरकार भी अपनी योजना चला रही थी, लेकिन बाद में आयुष्मान में मर्ज कर लिया। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। तो मतलब क्या हो रहा है यहां पर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, तो स्वास्थ्य को लेकर के अब बहुत सारी योजनाएं सरकार चला नहीं चला रही, इसमें जो है बताइए भाई, हर जगह लिखाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई हमें बेरोजगारी ना होने पाए, हम रोजगार में रहें, हमारा एक एस्पेक्ट आपका ये भी होता है। आप गवर्नमेंट जॉब का एफर्ट कर रहे हो, सिविल सर्विसेज या जुडिशियरी की आप तैयारी कर रहे हो, आप सबसे पहले तो आप अपने आप को सिक्योर्ड करना चाहते हो, सामाजिक सुरक्षा चाहते हो, तभी तो आप आ रहे हो। नहीं, जितनी तनख्वाह मिलती है इससे ज्यादा तनख्वाह कारपोरेट सिस्टम में आपको मिल जाएगा, ऐसा है कि नहीं है?
लेकिन आपको पता है कि कारपोरेट सिस्टम से कब हम बाहर हो जाएंगे ये भी नहीं पता है। हालांकि एक से निकलोगे दूसरे में जाओगे, दूसरे से निकलोगे और चले जाओगे। कारपोरेट सिस्टम की एक बात ये भी होती है, लेकिन नहीं, हम क्या है कि हम इस रिस्क से बचना चाहते हैं और हमने क्या चूज कर लिया कि भाई हम यहां पर ऐसा कुछ करेंगे। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट ना होने पाए, इसके लिए इंडिविजुअल एफर्ट, फिर इसके लिए इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, फिर इसके लिए गवर्नमेंट का एफर्ट, और यहां पर आपको ज्यादा लिखना है गवर्नमेंट का एफर्ट कि रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। अब रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार का जब आप एफर्ट लिखोगे तो मान लिया मैंने कहा कि आपने 50 वर्ड लिखा, 10 वर्ड लिखा, क्योंकि इसके लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा। अभी आपका एक टॉपिक भी पूरा है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना होगा ना आपको, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको कुछ बताया कि नहीं बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम चला रही है। हाँ, स्किल इंडिया और कौशल विकास हो गया, ठीक है, मनरेगा है, और कोई बताइए। DDU, दीनदयाल उपाध्याय, आगे नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NULM, NRLM, ये दो इसके बड़े कार्यक्रम हैं, NULM और NRLM, ये इसके बड़े स्कीम्स हैं जो आपको जरूर लिखना है, NULM और NRLM। तो ये किससे रिस्क हो गया आपका, बेरोजगारी के रिस्क से लेकर। यहीं पर आप लिखेंगे मनरेगा चला रही है सरकार, मनरेगा को भी नोट करोगे। यहीं पर स्किल इंडिया डेवलपमेंट का चलोगे, कौशल विकास मिशन को लिखोगे, स्किल इंडिया को लिखोगे, फिर मेक इन इंडिया, अभी मैंने यहीं पर आपको लिखवाया हुआ बताया होगा जो है कि श्रमेव जयते नाम आया होगा ना, तो श्रमेव जयते भी यहां पर आ जाएगा। यहीं पर आपका जो है ये विश्वकर्मा, ऐसे तमाम कार्यक्रम कुछ जगहों, अब जैसे यहां पर आपको लिखना हो तो यहां पर केवल कार्यक्रम के नाम लिख दिए तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। जितने कार्यक्रम मैंने बताए हैं अगर वो केवल आपने कार्यक्रम के नाम लिख दिए तब भी आपका ये पूरा हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, केवल आप आंसर लिख दिए उसमें। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी। अब तीसरे नंबर पे लाइफ रिस्क, हेल्थ, और यहां पर दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर बताएंगे। सबसे पहले यहां पर बात आ रही है कि अब अगर रिस्क है तो हम कुछ सोशल सिक्योरिटी को ले लें, सामाजिक सुरक्षा को ले लें। क्या ले लेंगे भाई सामाजिक सुरक्षा के तौर पे? हम अपने जीवन का बीमा करा, इंश्योरेंस, यानी यहां पर जीवन बीमा आ जाएगा। अब चाहे आप LIC के साथ जाइए और चाहे आप किसी और के साथ जाइए, ये आपके ऊपर है। अब यहां तो हमको वो पार्ट पढ़ना है जो इंडिविजुअल एफर्ट में आप LIC की चूज कर लोगे और किसी कंपनी को चूज कर लोगे, ठीक है, मान लिया मैंने आपसे भाई कहा। हो सकता है कि आप इंडिविजुअल एफर्ट ना कर रहे हो, तो वहीं पर सरकार का रोल आ जाता है, क्योंकि हमें बार बार सरकार का रोल पढ़ना है। तो जीवन जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ की रिस्क है, उससे बचने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए क्या कर रही है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, EPFO है कि नहीं है? किसकी भलाई है उसमें? कर्मचारी की है कि सरकार की है? कर्मचारियों की भलाई की। बताइए भाई, EPFO है कि नहीं है? इसके अलावा पेंशन फंड, NPS की बात करिए चाहे OPS की बात करिए, पेंशन फंड ये भी तो सोशल सिक्योरिटी है कि भाई आज आप कमा रहे हो तो आज आप खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको रिटायर होने के बाद कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगा और आप उसमें जीवन गुजारा बसरा कर लोगे आप। ये बागबान मूवी नहीं है कि रिटायर होने के बाद आपको कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्या
ऐसी सी मूवी बना देते हैं कि बताइए, मतलब गवर्नमेंट की सारी प्लान बेकार है वहां पर, कि बहुत बड़े पद से रिटायर होता है उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिलता, कुछ भी कहां चला जाता भाई, सारा पेंशन खत्म हो गया भाई, कुछ तो बचता, पेंशन नहीं बचता, सरकार पूरा 100% पेंशन कम्यूट करती नहीं, लेकिन नहीं, चलो ठीक है, फिलहाल अलग बात है। तो मतलब यहां पर यह हो रहा कि हमें पेंशन फंड, इसके अलावा क्या होगा, और क्या है इसके साथ साथ, और कौन सी स्कीम है भाई? अब हाँ, अब अभी इसके अलावा दूसरे सेक्टर पे, अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। पहले ईपीएफओ हो गया और एनपीएस हो गया, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे ईएसआई, स्वास्थ्य को लेकर के। मैंने कहा था ना, एक स्वास्थ्य को लेकर गवर्नमेंट के लिए बात करिए, तो क्या हो जाए आपका? ईएसआई होगा। हाँ, तो एम्प्लॉय के लिए तो बात कर रहा हूं, अभी तो मैं एम्प्लॉय की बात करूं ना। अब एम्प्लॉय से हट करके जब बात करोगे, तब सरकार ने उनके लिए योजनाएं ला चुकी जो आज चल रही है। उनमें से सबसे पहले बात करोगे 2007 में चलने वाली आम आदमी बीमा योजना, लिखा हुआ है भाई आपके पास, मुझे पता है, मैंने किसी कंटेस्ट को लेकर के आपको लिखवाया हुआ है, खाली वहां से लिंक करना मुझे आपसे। आम आदमी बीमा योजना लिखा आपने ना। इसके अलावा अगर आप बात करिए, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी, यह है ना, 12 रुपया सालाना, शायद है, शायद 12 रुपए दीजिए, साल भर का 1 लाख रुपए का बीमा होता है, ऐसा ही है ना? है? नहीं, हाँ, वो दूसरा है, वो प्रधानमंत्री सामान्य बीमा योजना है, ये प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, दोनों दो योजना है। हाँ, वही जीवन ज्योति, एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो सामान्य बीमा योजना उसको जीवन ज्योति नाम दिया है। तो उसमें 332 से ऐसे कुछ रुपया सालाना जमा होता है, तो वो जीवन ज्योति है। और ये दुर्घटना बीमा योजना जहां केवल 12 रुपया जमा होता है, तो ये आम आदमी के लिए है। इसके अलावा भी अगर आप बात करिए, जनश्री बीमा योजना यहां पर चला। अब तीसरे एंगल पे आ जाइए, किसानों के लिए। किसानों के लिए क्या चल रहा है? तो भाई जो आम आदमी बीमा योजना है वो किसानों के लिए भी है, ऐसा तो नहीं किसान के लिए बनाई है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? फसल बीमा योजना जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? किसानों के रोजगार के बचाने के लिए, उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि की बात कर रही है सरकार, पीएम किसान। तो हमें यही होता है कि हम जब पढ़े कोई एंगल को, तो उसको पूरी तरह से देखें कि हम कितना करके, कहां करके क्या लिख दे कि हमारा आंसर पूर्ण हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हर टॉपिक आपको हम नए हिसाब से लिखाएं ही वर्ड कराएं। यहां से भी आपका काम, क्योंकि सारे एक्सपेक्ट्स आपको लिखे हुए थे, मुझे केवल उसको लिंक करना था। इसके अलावा कौन सा योजना चल रहा भाई? और क्या है आपका ये किसानों के लिए? और कुछ चल रहा है? हाँ, अब पेंशन योजना, उन पे हम आएंगे। आम आदमी के लिए पेंशन योजना है। अब नहीं, अभी अब यहां पर हो जाए। अभी अब आम आदमी के लिए पेंशन योजना देखिए, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, इन सबके लिए भी तो स्कीम चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है भाई पूरा। तो आप सोचिए उनके लिए भी काम कर रही है। और आपने फिर क्या बताया? अटल पेंशन ये भी चल रहा है आपका यहाँ पर जो। तो जो बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं उनको भी दी जाएगी 1000 रुपए की राशि। छात्रवृत्ति समथिंग अलग है, राज्यों की योजना है। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में ऐसी योजना चलाई थी, बेरोजगारी भत्ता। 2004 और के आसपास जब शायद मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था कि अलाउंस भाई कि आप बेरोजगार हैं, आपको हम कुछ पैसा 500 रुपये महीना दे रहे हैं कि वे कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करा ही लो। ठीक है, नहीं मतलब एक नॉर्मल बात कर रहे हैं भाई, उस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिक चीजें मिल जानी चाहिए। हाँ, नहीं बहुत लोग के पहली बात तो हमेशा ये होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये जो
कुछ चीजें जो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो बैरियर करती है, मुझे लगता है वो गलत, नहीं बैरियर करना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बायस जो होकर के काम नहीं करना चाहिए। दोनों बातें आती हैं। मैं ऐसा नहीं मैं कहूंगा केवल एक बात करूंगा, पॉलिटिक्स में समथिंग सारी चीजें होती हैं, तो खैर वहां की बात ही नहीं हमको करनी होती है, हम तो हमेशा उससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोविजन है वो समथिंग जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही अलग अलग चलता है। क्योंकि सर अभी राजस्थान तमिलनाडु में एक योजना चलती थी रायपुर किसान के लिए, रायपुर किसान योजना थी, उसमें 10,000 रुपये उनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट करके उसको 15,000 रुपये कर दिया है। ठीक है, तो सर ये स्टेट की पॉलिसी है तमिलनाडु। हाँ, कुछ राज्य अपने राज्य के जो अपने देश के जो मतलब उस राज्य में रहने वाले जो किसान हैं या अन्य लोग हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं चला रही हैं। ये भी महाराष्ट्र सरकार में देखिए कुछ योजना लॉन्च किए हैं, भी कुछ लॉन्च हुआ था। हर एक राज्य करता है, ऐसा नहीं मैं कहूँ कि नहीं लॉन्च है। भाई आपके उत्तर प्रदेश में है, यहां पर भी तो चल रहा है कि नहीं चल रहा? किसानों के लिए भी योजना चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए भी योजना चल रहा है, हर राज्य कर रहा है और देश भी कर रहा है। भाई विद्यार्थियों के लिए बात करिए तो एजुकेशन लोन में आपका वो सब्सिडी आया कि नहीं आया? अभी आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा कि नहीं चल रहा? भाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया कि नहीं आया यूथ के लिए? आया कि भाई आप प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप करिए, पैसा कौन देगा? सरकार। कंपनी वाले भी खुश, आम आदमी भी खुश। बाद में क्या होगा? खाली नाम चलेगा। तो दैट मीन्स क्या हो रहा कि यहां पर ये सारी चीजें इस प्रकार से सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। आप निरंतर देखिए, कंटिन्यू देखिए तो सरकार आपको काम करती नजर आएगी। कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करता कि नहीं है, सारी सरकार आएगी, जो भी आएगा वो काम करता है, ठीक ना। तो हम यहां पर बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर को एवालिस करने के लिए जितने भी कार्यक्रम आपके लॉन्च हो रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में आते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चाहे वो इंडिविजुअल एफर्ट पे हो, चाहे ग्रुप एफर्ट पे हो, चाहे गवर्नमेंटल एफर्ट पे हो। और गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार भाई आपके यहां पर आई। चलिए अब अगला अगर हम बात करें तो दो लेवल पे दो लेके चलना है साथ साथ। पहले एक बात कर लेते हैं, आवास, रेजिडेंस है। पीडीएस तो हंगरनेस के लिए है, मतलब जोड़ सकते हो आप आम आदमी की भलाई के लिए, लेकिन वो हंगरनेस के लिए, मतलब वो भी एक सोशल सिक्योरिटी का ही माध्य पार्ट होगा कि भाई कि जब खाए पिए रहोगे तभी तो काम करोगे। ऐसा थोड़ा कि आप खाए बिना खाए भूखे रखकर काम कर लोगे। पीडीएस भी आप उसमें जोड़ सकते हो। देखिए हमने कहा ना कि जोड़ना है। अब आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि हम ऐसा भी जोड़ के काम कर सकते हैं, तो वो जोड़िए। ऐसा कतई मैं नहीं कहूं कि मैंने जितना बोल दिया सिर्फ वही ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य यहां कुछ नहीं होता है। हम जितना पढ़ाए उसमें से उतना लिख करके उसके आगे बढ़िए, आप उसको आगे लेकर के चलिए, आप कर लेंगे आप, ठीक है। तो पीडीएस को भी जोड़ सकते हो आप यहां पर, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर में क्या ये भी होता है कि भाई भूखा आदमी, भूखा तो क्या काम करेगा। सूरदास भी लिख गए, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो आप मन कंठी माला है। इससे हम बड़ी और ये ऐसे ही सिंपल तरीके से ही आप काम भी करिए। एक बड़ा अजीब वर्ड होता है, लोग कहते हैं मैनेजमेंट का, मैं बताऊं मैनेजमेंट में एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन का, जिसको हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करें या बोलें या कम्युनिकेशन करें तो यहां पर किस शब्द को याद रखिए, कीप इट सिंपल एंड शार्ट। आप एक ऐसा प्रस्तुतिकरण करें जो सिंपल हो और शार्ट हो। कभी भी डिप्लोमेटिक, हाइपोथेटिकल ऐसे आंसर कतई मत लिखिए। इतना सिंपल तरीके से लिखिए। इसको दूसरा तरीका क्या होता है, कीप इट सिंपल फॉर स्टूपिड। आप अपनी बात को ऐसे रखिए कि एक मूर्ख को भी समझ में आ जाए, पढ़ा लिखा तो उसको समझ ही लेगा। तो आप जो लिखिए ना वो एकदम सामान्य भाषा, सामान्य उदाहरण, आपके डे टू डे लाइफ में जो टर्म आ रहा है उनको लेकर के लिखिए। बहुत टिपिकल आंसर मत याद करने पर, नहीं हम सबसे टिपिकल लिखेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि जो सबसे बढ़िया वाला केस है, सबसे लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, हम वही याद करेंगे। कहां याद करोगे भाई, क्यों याद करोगे आप भी सिंपल लिखो, जब वही सिंपल लिख करके पास हो सकते हो।
इन भाई एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल, जब बेरूबाड़ी केस लिख करके काम चल सकता है तो कहे टिपिकल केस के नाम पे जाइए, लिखो वही, तुम भी मिल जाएगा आपको वही सब बस। तो ये होता। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आपका जो है आवास, रेजिडेंस। रेजिडेंस सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। रेजिडेंस जो आपका है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। मनुष्य व्यक्ति जीवन के कुछ समय कहीं भी रह लेता है, 24 घंटे में एक निश्चित पार्ट का लाइफ में वो बाहर रह लेता है, लेकिन जब वो वहां से खाली होता है तो घूम फिर करके घर जाना चाहता है। अब ये विधि का विधान है पूरे धरती के लिए कि दिन में काम किया जाता है और रात्रि में विश्राम किया जाता है। लेकिन आज जो हमारे यहाँ वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, पाश्चात्यकरण हो रहा है, उसका बड़ा इंपैक्ट सीधा सा देखिए। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, सर मैं रात में ही पढ़ पाता हूं या पढ़ पाती हूं। क्या दिन में बुद्धि कहीं अलग चली जाती है? अक्सर मैंने नॉर्मली देखा, नॉर्मली का मतलब बनता है कि आज 70% क्या 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो यही कहेंगे कि हम रात में ही पढ़ पाते, दिन में नहीं पढ़ पाते। अब उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो एंगल हैं कि जब हम बात करेंगे कि पहला एंगल क्या है कि भाई हो सकता है कि दिन भर में डिस्टरबेंस लगा रहता है। एक सामान्य व्यक्ति के आवास में, घर में इतनी ज्यादा स्पेस तो नहीं होता कि आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करो, घर वाले कुछ भी कर रहे हैं आपको आवाज नहीं आ रही। हाँ हो सकता है भाई बहुत बड़ा बंगला हो आपका 1.5 किलोमीटर का, तो है नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए ये अब ये भी नहीं हम कहेंगे कि आप पढ़ने वाले कहीं पढ़ दे, मतलब देखिए अब वो जमाना नहीं रह गया है कि आप पढ़ने वाले कहीं पढ़ सकते, ना वो पढ़ने वाले बच्चे कि वो कहीं भी पढ़ लें, ऐसा नहीं है। अब चीजें डिफरेंट हो गई, कुछ चीजें फर्क आया है। ये हर एक युग का जो एक अंतर होता है उसमें आपका उसका अंतर मिलेगा। 20वीं शताब्दी तक यानी 1999 मतलब आप कह सकते हो कि जो है सॉरी मतलब 20वीं शताब्दी 1899 तक तो वो शताब्दी थी कि पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे ही 1900 पार हुआ, ठीक है ना, उसके बाद बदल गया आपका ये 21वीं सदी में जैसे आप आए तो बदल गया आपका उस, आप दोनों में अंतर आपका है। अब हमें सुविधाएं चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसके साथ आप काम कर पाओगे। तो बस यही बात आपकी यहां पे आ रही है। तो रेजिडेंस के बारे में क्या है कि भाई एक बहुत बड़ा समय जीवन का आप बाहर कहीं गुजार सकते हो, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मली घर पे आपको आना चाहिए, क्योंकि दो चीजें यहां पर आपको चाहिए, एक तो पीस और दूसरा रेस्ट, विश्राम और शांति। एक तो विश्राम चाहिए आपको और दूसरा शांति चाहिए। नॉर्मली अब इसको आप जो आवास शब्द हमने आपको प्रयोग किया है, हो सकता है कि ये खुद का आवास हो सकता है किराए का आवास हो, और हो सकता है टेम्परोरी अस्थाई होटल का आवास हो, लॉज का आवास हो, कहीं पर भी हो वो पॉसिबल है आपका। कहीं पर भी आप आराम करोगे, विश्राम करोगे, लेकिन आपको चाहिए जरूर। एक हमारे मित्र थे इलाहाबादी, डिप्टी एसपी सेलेक्ट हुए। तो चूंकि इलाहाबादियों की बड़ी खास बात होती है कि दोपहर में उनको खाना खाने के बाद 1 घंटा सोना चाहिए। तो भाई साहब डिप्टी एसपी दोपहर में खाना खाते थे, नहीं कुछ मिलता था जीप में ही सो जाते थे। मतलब जीप चलती जीप है, खड़ी करा दी, जीप किनारे खड़ी को तो सो गए, ड्राइवर कहते थोड़ी देर घूम 10 मिनट 20 मिनट आराम किया, उनको लगा कि हमारा पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 मिनट वो आराम करेंगे। ऐसे भी है। तो मतलब ये होता है कि रेस्ट, बॉडी को रिलैक्स, रेस्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा भी नहीं आपको कि नहीं हम तो सर रेस्ट करते ही नहीं है,
हमारे जीवन में रेस्ट का कोई जीवन नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि जीवन में रेस्ट का कोई जीवन नहीं है? रेस्ट तो है ही है, रेस्ट जरूरी है। तो आवास योजना, चलिए अब आवास से हमें एक तो रेस्ट की बात हुई, दूसरी सुरक्षा की बात होती है। आवास हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आवास हमें क्या देता है? सुरक्षा देता है। किससे सुरक्षा? जलवायु से सुरक्षा, यानी प्रकृति से सुरक्षा देता है, जानवर से सुरक्षा देता है, इंसानों से सुरक्षा देता है। हालांकि इंसान से तो कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे पाएंगे। भाई आप ताला बंद करिए, ऐसे घुमा के तोड़ देते हैं। आप अपने सही चाबी से उतने जल्दी नहीं खोल पाओगे जितना वो डुप्लीकेट चाबी से खोल लेंगे, तो उनसे तो आप सुरक्षा नहीं ले पाओगे आप। लेकिन फिर भी नॉर्मल हम मान के चलते हैं कि हम ताला बंद किए तो हमारा घर सुरक्षित है। क्यों नहीं? पता चला भी ये परेशान हो जाए कि हम तो ताला बंद करके आए हैं, पता नहीं वहां क्या हो जाएगा। हमारे कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स करिए। तो मतलब यहां पर होगा कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता। आवास का ये 2-3 बेसिक एरिया है, रेस्ट, सिक्योरिटी। तो ये हमें क्या देगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब यहां पर फिर वही बात आएगी, आपको पूरा करना होगा इंडिविजुअल एफर्ट, ग्रुप एफर्ट, गवर्नमेंट एफर्ट। तो इंडिविजुअल एफर्ट ये है कि भाई आपको अपना घर खुद बनवाना चाहिए। आपको अपना घर खुद बनवाना चाहिए। तो हम क्यों बनवाएं? हमारे पापा बनवाएंगे। तो भाई ठीक है, आज पापा बनवाएंगे तो कल आप भी सक्षम होंगे, आप फिर आप बनवाएंगे। हैं? क्या हो गया है? दूसरा फ्लोर बनवाएंगे या दूसरा बनवाएंगे या कुछ और हम आगे बढ़ेंगे कुछ। देखिए हम यहां पर डेवलपमेंट को सीधे हम एक चीज मापते हैं। जो नॉर्मली कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए केवल एक चीज मापिए। मैं मान लूंगा कि आप जीवन में सफल होंगे। आपकी पहचान शुरुआत में आपके पिताजी से हो, लेकिन बाद में आपके पिताजी की पहचान आपसे हो जाए। बस केवल जीवन में इतना कर लीजिए। अब इसके लिए क्रिमिनल मत बन जाइएगा। नहीं, कुछ लोगों ने कहा ठीक ठीक, बहुत सही सर आपने कहा है। हाँ, उस पर मत जाइए। बाकी आपने अगर इतना नाम कमा लिया कि आपके पिताजी की पहचान आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात, चाहे कहीं पर भी हो। चलिए अच्छा बात करते हैं। तो आवास जो हमारा है, इसके लिए सरकारी प्रयास क्या हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं हम। आवास के लिए जो सरकारी प्रयास है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास, हाँ 2015 केवल आप याद कर लेंगे तब भी आपको काम चल जाएगा। वैसे पूरा लिख लीजिए 25 जून 2015। अब ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसके पहले आवास योजना नहीं था। इसके पहले भी आवास योजना था, राजीव आवास योजना, लोहिया आवास योजना भी था। अब देखिए भाई, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बोलता, वहां पर मैं पहुंच के साइलेंट हो जाता हूं। उसके पीछे कारण क्या है कि वह राजनीति है। वो हम आपको प्रशासनिक, विधिक, विधायी यहां पर चर्चा हम आपसे कर सकते हैं। राजनीति का मुद्दा यही है कि भाई अगर नाम नहीं चेंज करें तो उनको दूसरे नाम लेकर थोड़ी जाएंगे आगे भाई। तो अब ये होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है कि आपको उसके लिए परेशान होना है। तो आज ये पीएम आवास, इसके पहले आवास योजना थी, वर्तमान में पीएम आवास योजना। अभी 2024 में ही एक फाइनल लिस्ट आई थी, मतलब रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में दिया गया है कि 3.39 करोड़ आवास पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिया गया, मोदी जी के आने के बाद। सब बने 3.39, देखिए 3.39 करोड़। हाँ, 2024 तक, यानी 2015 से लेकर 2024 तक 3.39 करोड़ के आवास की स्वीकृति हुई है, सैंक्शनड है ये। अब बनाए गए जो रिपोर्ट आपने पढ़ा वो कब का है, पहले ये पढ़ लीजिएगा, उसका डेट पढ़िएगा। ये रिपोर्ट आपकी अप्रैल 2024 की है। वो रिपोर्ट कब की है ये जरा देखिएगा। क्योंकि देखिए ये बात हम आपको बताएं, ऐसा नहीं कि आपने गूगल पे चेक कर लिया तो तुरंत कल की खबर छापा हुआ है। उसको फीड किसने किया है ये बहुत जरूरी है वहां पर जाना, क्योंकि उसके फीड से ही हमको पता चलेगा कि भाई ये कब का आंकड़ा है। पता चला कि 2018 में फीड हुआ था वो, और आपने कहा हम तो आज ही पढ़ के आए हैं। तो आज आपने पढ़ा है, फीड बहुत जरूरी होता है।
तो ये जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं ये हम हार्ड कॉपी की रिपोर्ट है कि 3.39 करोड़ आवास आपका पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिया गया। अब यहीं पर मैंने आप बात करिए, तो अभी मैंने बजट जब पढ़ाया बात किया था तो बजट में मैंने आपको लिखाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है, दोनों को मैंने लिखाया कि नहीं लिखाया? पीएम आवास शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, यानी पीएम आवास अर्बन, पीएम आवास रूरल, ये दोनों मैंने लिखा दिया है। बड़ा बजट रूरल क्षेत्र का है, इसमें अगर आप बात करोगे तो लगभग 3 करोड़ जो है शहरी क्षेत्र का है और 0.39 करोड़ अर्बन का है। अब आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ लोगों को आवास का मतलब बनता है कि औसतन अगर 5 लोगों को धर दिया जाए तो भारत सरकार ने 15 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध है। अब ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि वो पूरी तरह से बिना आवास के रहने वाले थे या पूरी तरह से बेरोजगार, मतलब कुछ भी नहीं था उनके यहाँ, सब कुछ था। ये 2.5 करोड़ देकर के मोदी जी ने सब कुछ कर लिया, कई सारी बातें नहीं, लेकिन एक आवास योजना उन्होंने चलाया तो उसके तहत क्या हुआ कि कहीं से व्यवस्था करके बाकी लोगों ने पैसा लगाया। अगर 2.5 लाख सरकार दिया, 2.5 लाख वो भी व्यवस्था किए तो 5 लाख का बनवाए, तो कम से कम 2.5 लाख लगाने के लिए सक्षम तो और हुए कि नहीं हुए? तो पीएम आवास योजना, तो आवास भी एक मेजर सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि इससे सुरक्षित होने पर लोगों का दिमाग काम में ज्यादा लगता है। क्लियर? अब इसके बाद क्या बचा था? गांव में जो पहले प्रधान की तरफ से कॉलोनी मिली उसके लिए तो गवर्नमेंट पैसा योजना के अंतर्गत। देखिए, मान्यवर काशीराम आवास योजना चलाया था मायावती जी ने, आप याद अगर करेंगे तो आओ, ठीक है ना? अपार्टमेंट है, हाँ, लखनऊ में तो मुझे लगता है 18 मंजिला भी है, 18 फ्लोर का। पारा और विजयनगर के उधर पीछे जाकर के हंसखेड़ा की तरफ जाकर के आपको बहुत बड़ा है। तो मैंने बार बार मैं यही बात कहता हूं कि हर सरकारें अपने सक्षमता पर प्रयास करती हैं, अलग अलग बात है। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना चला है और कई सारे आवास योजना चलाए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना हमारे पूछने में है कि जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है प्रधान की तरफ से, तो क्या वो आवास योजना के अंश में आएगा? जो आज मकान बनाने का पैसा प्रधान जी के माध्यम से मिलता है, तो प्रधान जी फॉर्म भरवाते हैं, सैंक्शन जो होता है उसको रिलीज करते हैं, लेकिन पैसा तो यही सब प्रधानमंत्री आवास योजना का ही तो है ना। आवास के अंदर वो आएगा वही है, वो प्रधान जी उसको भाई करते कि भाई शुरुआत में बजट कम था तो प्रधान सैंक्शन करते थे कि इनको दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता भाई, आपके गांव में 4000 लोगों की आबादी है, अच्छा ठीक है, तो इस गांव में 50 आवास दे दीजिए। भाई 4000 लोगों की आबादी है, चल ठीक है, 50,000 लोगों की आबादी है तो 50 आवास दे दीजिए। आप 50 आवास प्रधान जी किसको दे रहे हैं? किसको दे सकते? तो ये पावर दिया गया कि प्रधान जी उसको ऑथराइज कर देंगे, जिसको लिख के भेज देंगे उसको मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है नॉर्मली कि भाई कोई भी अप्लाई कर रहा है, किसी को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। प्रधान जी का उसमें सैंक्शन की बात अलग कर दी, बाहर कर देगा। तो वो पीएम आवास से मतलब है आपको कि उस पे आप जाकर के अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, शहरी क्षेत्र में क्या है? सबसे बढ़िया सुविधा है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया, वो लोन वाला खुद ही प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म भर के लगा दिया, कर दिया बात। सबसे बढ़िया तरीका आपका है, क्योंकि वो आपका ऑथराइज होता है कि हाँ ये काम कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, आपको दौड़ने धूपने की जरूरत भी नहीं, उसका वेरिफिकेशन भी शांति से हो जाता है, आराम से हो जाता है कि हाँ भाई आप मकान बनवाने जा रहे हो। ठीक, तो पीएम आवास या और बाकी सारी योजनाएं इस पर काम हो गई। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और क्या बचा था? हाँ, पेयजल। मैंने आपको बताया कि भाई एक होता है कि भूख यानी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करना, और दूसरे के लिए बात किया था मैंने पोषण यानी न्यूट्रिशन की बात किया था, और तीसरे लेवल पे बात किया था डेवलपमेंट की। आपको अगर याद होगा तो मैंने एक टॉपिक में बात किया था। तो भोजन बेसिक नेसेसिटी भूख को मिटाता है। अब दूसरे लेवल पे अगर आएंगे, न्यूट्रिशन पे आएंगे, तो हम अगर बात करें कि भाई पानी, तो भाई सड़क पर कहीं हैंड पाइप लगा, पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपया खर्च करके बोतल लगाने खरीदने की क्या जरूरत आती है? लेकिन 20 रुपया खर्च करके पानी खरीदने वाले लोग ये सोचते हैं कि भाई हम जो पानी पीने जा रहे हैं ये हाइजेनिक है। ऐसा है कि नहीं है? ये क्या है? हाइजेनिक है। अब क्या है, आप जो वहां से पैकिंग हो रही, बॉटलिंग हो रही, आप देख रहे हो कि वहां हाइजेनिक है या मुझे कोई बताओ कि वहां हाइजेनिक है कि नहीं है? भाई घर का रखा हुआ पानी बाल्टी का, दूसरे दिन आप बहा देते हो, कहते हो कल का पानी बासी हो गया।
वहीं बोतल का आया हुआ पानी 3 महीना बाद भी आप पी रहे हो तो नहीं वो ताजा हो गया, क्योंकि आप ढक्कन आप खोल रहे हो। आपकी साइकोलॉजी यही तो होती है ना। ठीक है, फिलहाल मान लिया कि भाई हाइजेनिक है। तो पेयजल शुद्ध होना चाहिए, इसके लिए WTO का भी गाइडलाइन, अरे साली WHO का भी गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है? TDS। पानी की गुणवत्ता जो आपकी है वो TDS से होता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट, कुल घुलनशील पदार्थों की मात्रा। पानी जो होता है, अच्छा आप बताइए, 1 गिलास पानी में कितने कैलोरी एनर्जी होती है? क्यों कहते हैं पानी पिया तो थोड़ा सा एनर्जी आई? बताएं भाई, 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? जीरो। सिंपल सा बात याद रखिएगा इसमें, 1 गिलास पानी में 0 कैलोरी होती है अगर वो शुद्ध जल है तो। अब अगर उसमें कुछ मिला हुआ है तो जो मिला है उसमें फिर एनर्जी आएगी। तो जल तो वो होता है TDS। अब देखा जाएगा पानी जब आप बात करोगे तो पानी में कुछ मिनरल्स होते हैं, सम आर बोनाफाइड, सम आर मैलाफाइड। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। नॉर्मली उसी को रिमूव करने के लिए हम कहते हैं कि पानी को हम RO करके, पहले फिल्टर का जमाना था, लोग फिल्टर करके पीते थे, और आज जमाना आ गया कि RO करके। फिल्टर में क्या था कि भाई पानी जो साफ हो जाता था उसमें से नेगेटिव या बड़े एलिमेंट्स निकल जाते थे, माइनर एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स उसमें रहते थे। तो माइक्रो एलिमेंट्स रहने भी चाहिए उसमें, क्योंकि वो मिनरल से रिलेटेड है तो भाई होना भी चाहिए उसमें। और जब आपने RO कर दिया, RO मतलब क्या करते हैं इसमें? रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं हम? अल्ट्रावायलेट रेस से पास कराते हैं उसको, पानी को अल्ट्रावायलेट रेस से पास, UV रेस से पास कराते हैं। और जब आपने उसको UV रेस से पास कराया तो उसमें रहने वाला जितने भी हानिकारक तत्व हैं वो सब बाहर आ गए। हानिकारक तत्व तो बाहर आ गए, उसमें UV रेज के एलिमेंट्स जरूर आ जाएंगे उसमें, कि नहीं आएगा? तो अब लोग इसी को सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा पानी मानते हैं। यानी आज के लोगों की क्राइटेरिया यही है, और कहते हैं कि उसको TDS को हम ला करके 40 के नीचे लेंगे। भी आपके घर RO वाला आएगा तो कहेगा कितना TDS सेट करो, कहोगे 40 कर देंगे साहब। 40 TDS बहुत ही कम है, उससे कम होगा, ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ, तो यही व्यक्तिमान कहाँ रहा? जरा आप अपने घर का RO चेक करिएगा तो TDS चेक करा लीजिएगा। अगर किसी भी कंपनी के कर्मचारी ने सेट किया है तो 40, और तो और अगर थोड़ा सा मौका पाएगा तो 20 सेट करके चला जाएगा। अब आप कहोगे वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जब वो 20 सेट करेगा तो उतने जल्दी ही फिल्टर खराब हो जाएगा, उतने जल्दी आप फिर आपका कोई यार हमारा RO भी 6 महीना भी नहीं चला, खराब हो गया। अब वो 20 सेट करके गया है, 1 लीटर पानी के लिए 12 लीटर पानी बर्बाद करेगा। वो 40 सेट करके जाएगा, 1 लीटर के लिए 8 लीटर पानी बर्बाद करेगा। तो जब पानी वहां से गुजरेगा तो फिल्टर तो खराब होगा ना। ये हम सब जानते ही नहीं है। अब आपको कि हम मैकेनिक हैं, हम जानते हैं? हम भी नहीं जानते थे, हमको भी किसी ने बताया। हम मैकेनिक नहीं RO की, हम RO के मैकेनिक हैं। तो ये कुछ चीजें होनी चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि 2015 में मैंने अपना आवास बनवाया, 14 बनवाया, 30 मार्च 2015 से आज तक मैं RO का पानी नहीं पिया हूं अपने घर पे, दूसरे घर पे भले पिया हूं, ना हमारे परिवार में कोई पिया। और मैं आपको बता दूं कि ना हमारे परिवार में तब से लेकर आज तक ईश्वर की कृपा है कि कोई टाइफाइड या कोई इस तरह से कोई उससे गुजरा है। यानी पानी सही है। तो और हमको क्या चाहिए? यानी मिनरल्स, जो प्रकृति का मिनरल है वो तो मिल ही रहा है। तो पेयजल के लिए शुद्ध पेयजल की बात होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि RO का पेयजल,
ये जो लोगों में आज दिमाग में चल रहा है कि आरओ का पेयजल, आरओ का पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि केवल आरओ का पानी शुद्ध पीजिए, बस इतना खाली। आपके घर का पानी अगर ऑलरेडी शुद्ध है तो आप वहां पे उसको पी सकते हैं। अगर आप वाटर सप्लाई आ रही तो भाई